नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 फरवरी सन 2024 आज यानी सप्तमी तिथि शुक्रवार शाम 4:03 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। फरवरी के पहले ही दिन आम लोगों को बड़ा झटका लगा, महंगा हुआ गैस सिलेंडर, बताएंगे पूरी अपडेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया साल 2024 का अंतरिम बजट, जानिए बजट के मेन पॉइंट्स। हरियाणा के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा ऐलान, लोकसभा ही लड़ूंगा, विधानसभा चुनाव से किनारा किया। गुरुग्राम सीट पर जताई दावेदारी, तो वहीं सीट बदली तो बेटी लड़ेगी चुनाव। हरियाणा में 264 अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी। इन 4 जिलों में हर महीने बिजली बिल भरने की ऐप हुई शुरू। हरियाणा में इजराइल के लिए फिर से हुई भर्ती शुरू, 1,37,000 रुपए मिलेगी सैलरी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों की खैर नहीं, सरकार ने दिए इस बार ये कड़े आदेश। महेंद्रगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय में 7 फरवरी तक आवेदन, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले का दिया अवसर, 41 डिप्लोमा तो वहीं डिग्री पाठ्यक्रम संचालित। नए इनकम टैक्स में राहत, नए फसलों की MSP बढ़ी, मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम, रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक बिजली फ्री। सरकारी नौकरी अपडेट, रेलवे में टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 9,000 से ज्यादा वैकेंसी, एज लिमिट 33 वर्ष। हरियाणा में पंचायतों पर एक्शन की तैयारी, ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल के बहाने रोका विकास, 75% फंड खर्च करने वालों को 25% इंसेंटिव। 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, आशा वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा, 3 करोड़ महिला बनेंगी लखपति दीदी। CBSE में अब 10वीं में होंगे 10 सब्जेक्ट्स, प्रस्ताव भेजा गया, 12वीं में 6 पेपर करने होंगे पास, बताएंगे पूरी अपडेट। सरकारी भर्ती अपडेट, SSC ने 5,639 पदों पर निकाली भर्ती, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका, महिलाओं के लिए फ्री। और इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं, 3 लाख रुपए तक की इनकम ही रहेगी टैक्स फ्री, लेकिन 87A के तहत 7.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट। और अब खबरें विस्तार से। महीने भर कड़ाके की ठंड के बाद हरियाणा में मौसम बदल चुका है। सूबे के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा के अंबाला व पंचकुला और पंजाब के लुधियाना व मोगा में ओले गिरे हैं। इसके अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, जींद और पानीपत में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 2 फरवरी यानी आज धुंध गहराने के आसार हैं। 3 से 4 फरवरी को फिर से बारिश की संभावना बन रही है। हरियाणा में कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बारिश या ठंड से फसलों को लाभ होगा। सरसों व गेहूं की फसल को लाभ मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 माह से बारिश नहीं हुई है। वहीं उत्तर भारत में दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 3 फरवरी यानी कल से प्रारंभ होने जा रहा है। इसका असर 2 दिन पूरे उत्तर भारत में रहेगा। इस दौरान दोबारा से हिमाचल के इलाकों में बर्फबारी व बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में दोबारा से बारिश होगी। हालांकि 5 फरवरी से मौसम साफ होने के आसार जताए गए हैं। हरियाणा के मनोहर सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 264 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। CM मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के जरिए 1,80,000 रुपए सालाना आमदनी वाले लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। पहले चरण में 14 शहरों के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत 10,000 प्लाट मात्र लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। एक मरला के 50,000 प्लाट और 450 स्क्वायर फीट तक के 50,000 फ्लैट बनाकर गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार प्लाट की कीमत 1 लाख रुपए, जबकि फ्लैट की कीमत 6 से लेकर 8 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया है। पहले चरण में प्रदेश के 4 जिलों महेंद्रगढ़, हिसार, करनाल और पंचकुला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इन जिलों में बिजली बिल 1 महीने में देने का विकल्प मिलेगा। उपभोक्ता अपनी बिजली बिल की रीडिंग ऑनलाइन दर्ज कर बिल का भुगतान कर पाएंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC की ओर से 5,639 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो उम्मीदवार SSC सिलेक्शन फेज 12 भर्ती 2024 में शामिल होना चाहते हैं, वे SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए एग्जाम 6 से लेकर 8 मई तक होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। वह उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जनरल, OBC व EWS के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS स्टेशन हिसार ने सफाई वाला, अटेंडेंट, क्लर्क, ड्राइवर और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2024 है। इंटरव्यू की तिथि 6 से लेकर 9 मार्च 2024 तय की गई है। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें।
हरियाणा में 15 आईपीएस समेत 71 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें श्रीकांत यादव को हिसार रेंज से बदलकर एडीजीपी पुलिस कॉम्प्लेक्स मधुबन करनाल लगाया गया है। डॉक्टर एम रविकिरण को एडीजीपी हिसार लगाया गया है। वहीं एसटीएफ के डीआईजी सिमरदीप सिंह को हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी चार्ज दे दिया गया है। गुरुग्राम मानेसर के डीसीपी मनवीर सिंह को डीसीपी हेडक्वार्टर सोनीपत लगाया गया है। वहीं पूजा वशिष्ठ दादरी की नई एसपी होंगी। वहीं दादरी में तैनात नीतिका गहलोत को एसपी एससीआरबी हेडक्वार्टर पंचकुला लगाया गया है। हरियाणा सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोट किया है। सरकार की ओर से जारी ऑर्डर में 2010 बैच के 4 आईपीएस अधिकारियों को एसपी रैंक से डीआईजी पद पर प्रमोट किया गया है। प्रमोट किए गए अधिकारियों में आईपीएस संगीता कालिया, सुलोचना गजराज, राजेश दुग्गल और सुरेंद्र पाल सिंह के नाम शामिल है। हरियाणा के 530 युवा इजराइल जाएंगे। इजराइल में 10,000 वर्करों की भर्ती प्रक्रिया में 1370 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 530 को ही इजराइल का टिकट मिल पाया है। इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन की ओर से इनके टिकट की व्यवस्था की गई है। हरियाणा में यह भर्ती अभियान 16 से लेकर 20 जनवरी तक रोहतक में आयोजित किया गया था। अब सरकार फिर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए ऐसी भर्ती निकालने की तैयारी कर रही है। इजराइल में यह भर्ती बार बेंडर यानी लोहा सरिया को बेंड करने वाला, राजमिस्त्री यानी मेसन, टाइल्स मार्बल मिस्त्री, सेटरिंग कारपेंटर यानी बढ़ाई जैसे कामों के लिए है। इसमें चिकित्सा बीमा, खाने और आवास के साथ 1,37,000 रूपए का मासिक वेतनमान मिलेगा। इन उम्मीदवारों को हर महीने 16,515 रूपए बोनस भी दिया जाएगा। सूत्रों ने जानकारी दी है कि ये 10,000 कर्मचारी प्रति सप्ताह 700 से लेकर 1,000 के बैच में इजराइल पहुंचेंगे। हरियाणा में पंचायतों के फंड को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि 75% फंड खर्च करने वाली पंचायतों को सरकार इंसेंटिव देगी। ऐसी पंचायतों को 25% एक्स्ट्रा फंड दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि जो पंचायतें फंड खर्च करने में विफल रहती हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा में 44 ऐसी पंचायतें हैं जिन्होंने सरकार द्वारा दी गई ग्रांट को खर्च ही नहीं किया है। इन पंचायतों के खिलाफ सरकार की ओर से संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसकी पुष्टि सूबे के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने की है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी तरफ से पंचायतों के विकास को लेकर कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इसके बाद भी पंचायतें गांव के विकास पर ध्यान नहीं दे रही हैं। देवेंद्र बबली का कहना है कि गांव का शहरीकरण कैसे हो, इसको लेकर सरकार अपने स्तर पर पूरी ताकत लगा रखी है। राइट टू रिकॉल के तहत अब हरियाणा के गाँव के लोगों के पास ये अधिकार भी आ गया है कि अगर सरपंच गाँव के विकास कार्य नहीं करवाएगा तो उसे कार्यकाल खत्म होने से पहले भी हटाया जा सकता है। सरपंच को हटाने के लिए गाँव के ही 33% मतदाताओं को लिखित शिकायत संबंधित अधिकारी को देनी होगी, जिसके बाद सरपंच को हटाया जा सकता है। यह अधिकार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा सीईओ के पास जा सकता है। हरियाणा से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि ये गलत रिपोर्ट है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। पार्टी टिकट देगी तो मैं लोकसभा का चुनाव ही लड़ूंगा। पिछले कुछ समय से गुरुग्राम से मौजूदा सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़ाने की चर्चाएं तेज चल रही थी। केंद्रीय मंत्री के करीबी सूत्रों के मुताबिक उनकी बेटी आरती राव विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद भाजपा उन्हें किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाएगी, यह अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह इलाके के बड़े नेता के साथ साथ गुरुग्राम सीट पर बीजेपी टिकट के सबसे मजबूत दावेदार भी हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए एजुकेशन स्ट्रक्चर में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत क्लास 10th में अब 2 लैंग्वेज की जगह 3 लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे। इनमें कम से कम 2 नेटिव लैंग्वेज जैसे कि हिंदी व मराठी शामिल होंगी। बोर्ड ने यह प्रस्ताव एसआरडी मिनिस्टर को भेजा है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा। इस प्रपोजल में क्लास 10th के स्टूडेंट को अब 5 के बजाय 10 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होगा। अभी तक 10th के स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी होता है। इसी तरह क्लास 12th के लिए भी दिए गए प्रपोजल में स्टूडेंट्स को 1 की बजाय 2 लैंग्वेज को पढ़ना होगा। इसमें कम से कम एक नेटिव इंडियन लैंग्वेज शामिल होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि बैचलर करने से पहले 5 के बजाय अब 12th के छात्रों को 6 सब्जेक्ट्स में एग्जाम पास करना जरूरी होगा। हरियाणा में अस्थायी मान्यता के आधार पर चल रहे 363 निजी स्कूलों में से अब तक सिर्फ 41 ने ही आश्वासन फीस जमा करवाई है, जबकि चालू शैक्षणिक सत्र के लिए सरकार की ओर से राहत दिए जाने के बावजूद अधिकांश अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालक अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हैं। इसे लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को पोर्टल खोलने के निर्देश दिए हैं, ताकि संबंधित स्कूल विलम्ब शुल्क के साथ साथ आश्वासन राशि का भुगतान कर संबंधित शुल्क भी जमा कर सके। साथ ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि जो निजी स्कूल आश्वासन राशि नहीं दे रहे हैं, उनके बच्चों की 10वीं और 12वीं की परीक्षा सरकारी स्कूलों से कराई जाए। सरकार का मकसद है कि किसी भी छात्र का साल खराब न होने पाए। शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल 2003 से पहले अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को इस शर्त के साथ संबंधित शुल्क देने की अनुमति दी थी कि वे अगले वर्ष स्थायी मान्यता प्राप्त करने के बाद ही बच्चों का नामांकन करेंगे। अगर स्थायी मान्यता नहीं ली गई तो ये स्कूल 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे।
फरवरी के पहले ही दिन आम लोगों को झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों की तरफ से कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि का ऐलान कर दिया गया है। जानकारी देते हुए बताया गया कि 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 14 रुपए की वृद्धि करने का फैसला लिया गया है और नए रेट 1 फरवरी से लागू हो चुके हैं। आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को ही कीमतों में बदलाव देखने को मिल जाता है। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आपको कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने के लिए 1769 रुपए 50 पैसे देने होंगे। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत पहले की तरह ही समान है, अर्थात उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से साल 2024 का अंतरिम बजट पेश किया गया। इस बजट की खास बात रही कि इसमें युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया गया। न टैक्स बदला, न बड़ी घोषणाएं हुई। इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या फिर महंगा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी या फिर एक्साइज ड्यूटी को ही बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर ही पड़ता है। हालांकि सीतारमण 8 हफ्ते पहले ही बोल चुकी थी कि साल चुनावी है तो बजट अंतरिम ही रहेगा, यानी असली बजट जून व जुलाई में नई सरकार की वित्त मंत्री पेश करेंगी या फिर करेगा, तब जो भी वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री करीब 58 मिनट बोली। इस दौरान सबसे ज्यादा 42 बार टैक्स और इतनी ही बार पीएम शब्द दोहराए, पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट किसी भी तरह के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। हाँ, पीएम से शुरू होने वाली योजनाएं खूब सारी गिनाई। सीतारमण का ये छठा बजट था। इसमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी किसान फोकस में दिखाई दिए, तो वहीं इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। पुराने टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री रहेगी। महिलाओं के लिए उम्मीद से कम घोषणाएं हुई। वहीं 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को फ्री टीका लगाया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। वहीं साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया है। शिक्षा और रोजगार पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। डिफेंस खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पिछले साल से केवल 0.27 लाख करोड़ यानी 3.4% ज्यादा है। हालांकि अंतरिम बजट में सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस का ही है। इसे कुल बजट का 8% मिला है। सरकार डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी ताकि देश हथियारों के लिए आत्मनिर्भर बने। मेट्रो और नमो भारत जैसे प्रोडक्ट्स बढ़ाए जाएंगे। देश में रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के अलावा 3 और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। साथ ही 40,000 रेल कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने G20 समिट के दौरान घोषित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को भारत और दुनिया के लिए गेम चेंजर बताया। हालांकि इसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। रूफटॉप सोलर के जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सरकार साल 2014 से नेशनल रूफटॉप स्कीम चला रही है। तो वहीं पीएम मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी ऐलान किया है। इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगेंगे। केंद्र सरकार ने मोबाइल की स्पेयर पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी है। इससे मोबाइल फोन आने वाले समय में सस्ते हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बैटरी कवर, मेन कैमरा लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और मेटल के अन्य मैकेनिकल आइटम, जीएसएम एंटीना और अन्य हिस्सों पर आयात शुल्क घटाकर 10% कर दिया गया है। इससे भारत में मोबाइल के दाम भी कम होने की उम्मीद है। 2024 में स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट $15 बिलियन यानी तकरीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहने की उम्मीद जताई गई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गुरुवार यानी 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया। उसकी बजट स्पीच के बाद सेंसेक्स 106 अंक गिरकर 71,645.30 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 28 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 21,697.45 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बजट पेश होने से पहले सुबह बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 9 में तेजी और 21 में गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमत में इजाफा हुआ। यह कीमत 70 रुपए बढ़कर 63,380 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। उधर चांदी की कीमत में 600 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। यह दाम 76,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।